हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम 2000 के नोट बंद होने की खबर जैसे ही सुनती है, वो अपने कमरे में इधर उधर परेशान घूमने लगती है और खुद से बात करते हुए पूनम कहती है, ये सरकार ने सबके लिए नोट बंद कर दिए हैं या इन्हें पता चल गया है कि मेरे पास 2000 के नोट कुछ ज्यादा ही हैं, इसलिए 2000 के नोट बंद कर दिए इन्होंने। मैंने तो घर में भी सबसे छुपा कर रखे हैं। अगर मैंने किसी को बता दिया कि मेरे पास 2000 के नोट है तब तो मुझे बहुत सुनने को मिलेगा। एक काम करती हूँ, पहले मैं थोड़े बहुत जितने भी है ना बैंक में जो जमा हो सकते हैं उन्हें जमा ही करवा देती हूँ, बाकी की बाद में देखी जाएगी। पूनम अगले ही दिन बैंक 2000 के नोट जमा करा के आती है, वो भी पूरे 10। और जैसे ही वो घर आती है तो पूनम की सास सरला उसे बाहर से आता हुआ देखकर बोलती है, अरे बहू, तू दिन में कहाँ से आ रही है? तू कहाँ गई थी, वो भी बिना बताए? वो मैं तो पड़ोस में ही थी, घर का काम जल्दी हो गया था ना, तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा रमा आंटी के घर चली जाऊं। क्या हुआ, कोई काम था आपको मुझसे? बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है? रमा के घर से तो मैं अभी अभी आ रही हूँ, मुझे तो तू वहाँ कहीं नहीं दिखी। वो माँ जी, मैं पहले रमा आंटी के घर गई थी, लेकिन मुझे याद आ गया कि मेरी सहेली ने मुझे काफी समय पहले अपने घर बुलाया था, तो मैं बस उससे ही मिलने चली गई थी और कुछ नहीं। अच्छा बहू, मेरे पास कुछ 2000 के नोट हैं, वो तो जमा कर दियो अपने बैंक में। वो क्या है ना, मेरे बैंक में तो अतुल ने पहले ही जमा करवा दिए, अब नहीं हो सकते इसलिए। नहीं माँ जी, मेरे बैंक में भी जमा नहीं हो सकते। लेकिन क्यों बहू, तेरे खाते में क्यों नहीं हो सकते? तेरा खाता तो खाली है ना। वो माँ जी, केवाईसी करवानी है इसलिए नहीं हो सकते, और केवाईसी करवाने में कम से कम 1-2 महीना लग जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे खाते में जमा नहीं हो सकते पैसे। अच्छा चल, कोई बात नहीं, मैं अतुल से ही बोल दूंगी, वही कुछ कर लेगा। पूनम को अपने पैसों की टेंशन सताई जा रही थी कि अब वो उन पैसों का क्या करे। अगले ही दिन सुबह सुबह पूनम अपनी पड़ोसन रमा के घर जाती है और बोलती है, नमस्ते रमा आंटी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ बहू, तू बता कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। वो आंटी, आपसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे, लेकिन क्या बहू, तुझे मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया? बता, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूँगी। आंटी जी, वो मुझे ना 2000 के नोट आपके खाते में जमा करवाने हैं। 2000 के नोट बंद हो गए हैं ना, और मैंने अपने खाते में पहले ही जमा करवा लिए हैं, इसलिए अब हो नहीं सकते। बहू, तुझे मेरे पास आने की क्या जरूरत है? तू तो ये बात अपने पति से भी बोल सकती थी ना, उसके तो 3-3 खाते हैं, वो ही जमा कर लेगा। आंटी जी, ये पैसे ना मेरे घर वालों की नजरों में नहीं है, तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ। बहू, मैं तेरे पैसे अपने खाते में जमा तो करवा लूंगी, लेकिन क्या आंटी, क्या कोई परेशानी है क्या आपको पैसे जमा करवाने में? बहू बुरा मत मानियो, मैं तो दुनिया के साथ ही चल रही हूँ। देख, मैं सीधे शब्दों में बोल रही हूँ, तू मुझे 500 में एक 2000 का नोट बेच दे, इससे तेरा भी फायदा होगा और मेरा भी। आंटी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं 2000 की नोट बेच दूं आपको? बहू, मैंने तो काफी सही डील रखी है, मैं तेरी सास के आगे कभी मुंह नहीं खोलूंगी कि कुछ ऐसा भी हुआ था। इससे तुझे थोड़ी बहुत कम ही सही, लेकिन पैसे भी मिल जाएंगे और मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। अगर माँ जी या अतुल जी को पता चल गया तब तो मेरे साथ और भी बुरा हो सकता है। कोई बात नहीं, अभी रमा आंटी की बात ही मान लेती हूँ। अगर पैसे कहीं भी जमा नहीं हुए तो फिर मेरे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। इससे तो अच्छा यही है कि मैं इन 2000 के नोटों को बेच ही दूं। पूनम 2000 के नोट बेचने के लिए मान जाती है और रमा को 2000 के कुछ नोट बेच देती है। लेकिन अब भी पूनम के पास काफी हद तक 2000 के नोट पड़े थे, इसीलिए वो अपनी जान पहचान वाले एक बैंक कर्मचारी किशोर जी के पास जाती है और उनसे बोलती है, किशोर जी, मुझे आपको 2000 के नोट बेचने हैं। आप बैंक में काम करते हो तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा ना 2000 के नोट खरीदना। आप एक काम करना, एक 2000 के नोट के बदले में मैं आपको 500 रुपए का नोट दे दूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? अरे 2000 के नोट बेच रही हो? तुम्हारे पास काला धन था? नहीं, मेरे पास कोई काला धन नहीं है। मैं तो अपने पति और सास से बचा बचा कर ये नोट जमा करती थी, और इत्तेफाक से मेरे पास 2000 के ही नोट है सारे। ये तो बहुत ही अलग हालात है। देखो, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम्हें 2000 के नोट बेचने ही है तो मैं एक औरत का नंबर देता हूँ। वो बहुत ही जुगारू है,
अभी इस समय उसका धंधा अच्छा चल रहा है। ये 2000 के नोट खरीद रही है वो, लेकिन तुम्हें इसका आधा हिस्सा देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप नंबर दो, आगे की बात मैं खुद ही कर लूंगी। पूनम किशोर जी से नंबर लेती है और उस औरत से बात करके उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। पूनम के हाथ में 2000 के नोटों से भरा एक छोटा बैग था। उस औरत ने अपना मुंह ढका हुआ था और पूनम कहती है, ये लीजिए 2000 के पूरे 50 नोट है। आप अपना हिस्सा ले लीजिए और मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। 5 मिनट रुको, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। वो औरत पूनम को पैसे देने के लिए दूसरा बैग निकालती ही है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों को ही पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। पुलिस जैसे ही उस औरत के चेहरे से कपड़ा हटाती है तो पूनम देखती है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी सास थी। ये देखकर पूनम कहती है, माँ जी, आप, इसका मतलब ये है कि आप 2000 के नोट खरीदती हैं, वो भी पैसों में। बहू, तू ही मुझे 2000 के नोट बेचने आई थी। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तुम दोनों एक ही घर की सास बहू हो और दोनों का धंधा एक ही है, 2000 के नोट बेचना और खरीदना। तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आने वाला है। कुछ दिन हवालात की हवा लगेगी तभी अकल ठिकाने आएगी तुम दोनों की। नहीं, ऐसा मत करो। आप मेरे बेटे को बुला लो एक बार। हमसे गलती हुई है, हम मान रहे हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा तो रहम करो। मेरे बेटे को एक बार यहाँ बुला लो। अच्छा, अब रहम की भीख मांग रही है। जब पहले काली करतूतें कर रहे थे तब याद नहीं आया ये सब? हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन हमें सजा देना भी तो ठीक नहीं है ना। आप बस मेरे पति को यहाँ एक बार बुला लीजिए, फिर आपको जो ठीक लगे आप वही करना। पुलिस वाले पूनम के पति अतुल को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। अतुल को ये सब पता चलता है तो वो बोलता है, अरे ये सब क्या है? आप दोनों ये क्या कर रहे थे? मैंने तो आपसे और माँ जी से पैसे बचा बचा कर काफी सारे नोट जमा कर लिए थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे और बिना बात के मैं ही फंस गई। अरे मैं तो नोट खरीद रही थी लोगों से आधे पैसों में और फिर उन पैसों को गरीबों के खाते में डाल देती, लेकिन मेरी भलाई मुझ पर ही भारी पड़ गई। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा। माँ जी, झूठ मत बोलो, आपके मन में लालच था, तभी तो आप लोगों से पैसे ले रही थी और उनकी मजबूरी का फायदा भी उठा रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब। हाँ, मेरे मन में थोड़ा लालच था, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर, आप ये सारे पैसे जब्त कर लीजिए और इन दोनों को रिहा कर दीजिए। मैं इन दोनों की गारंटी लेता हूँ कि आगे से ये कभी ऐसा नहीं करेंगे। अतुल की बात सुनकर पुलिस वाले सारे पैसे जब्त कर लेते हैं और सास बहू को छोड़ देते हैं। वो सब लोग पुलिस स्टेशन से निकल ही रहे होते हैं कि तभी सरला पुलिस वाले से कहती है, सारे पैसे तो रख ही लिए, एक नोट 500 का नोट तो दे दो किराए के लिए। अभी दोबारा अंदर करूं? ललिता नोटों से भरा हुआ बैग उन गरीब आदमी और औरत को देती हुई कहती है, मुझे आपकी लड़की पसंद है, मैं इसका दाम देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर दीजिए, मैं इसे अभी के अभी अपने साथ ले जाऊंगी। जी बस आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी इसे तैयार करके लाती हूँ। कुछ समय बाद ललिता उस लड़की को खरीद कर अपने घर आती है, जहाँ हॉल में बैठी उसकी सास माला उससे कहती है, बहू, तो ये अपने साथ किसे लेकर आई है और तू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। माँ जी, मैं अपनी सौतन खरीदने गई थी। मैं अब अपने अधूरेपन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ना लोगों के सामने अपना मजाक बनते हुए देख सकती हूँ। बहू, इसके लिए क्या तू अपने पति को बांट लेगी किसी और के साथ? बहुत औरतें देखी है मैंने सौतन की वजह से घर बर्बाद होते हुए, लेकिन तेरे जैसी औरत पहली बार देख रही हूँ जो खुद ही अपनी सौतन खरीद कर लाई है। पर तू ये जान ले, हमारी सोसाइटी इसे कभी नहीं अपनाएगी। माँ जी, मैं इस लड़की की शादी अपने पति से करवा दूंगी, तब तो सोसाइटी इसे अपना लेगी ना। और वैसे भी जब मुझे मेरी सौतन से कोई परेशानी नहीं है तो दुनिया को हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है। बहू, तू बच्चे के मुंह में अंधी होती जा रही है। तुझे अभी नहीं समझ आ रहा है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रही है। अभी भी वक्त है, संभल जा, वरना तुझे ये खरीदी हुई सौतन बहुत महंगी पड़ेगी। माला और ललिता के आपस की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा ललिता का पति अनुज सुन रहा था, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आकर कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, समझी? तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी गलती कर रही हो। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ, और ये शादी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होगी। बस ये एक बार हमें बच्चा दे दे, उसके बाद हम इसे यहाँ से भेज देंगे। नहीं, मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ।
मुझे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत है, काफी है। अनुज गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ ललिता जैसे तैसे अनुज को दूसरी शादी करने के लिए मना लेती है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। समय के साथ ललिता की सौतन धीरे धीरे अनुज और उसके घर वालों के दिल को जीत लेती है और उनके करीब आ जाती है। ऐसे ही एक रोज माला किचन में मोती चूर के लड्डू बना रही थी। तभी ललिता वहाँ आकर लड्डुओं को देखकर कहती है, क्या बात है माँ जी, बड़े दिन से मुझे मोती चूर के लड्डू खाने का मन कर रहा है। अच्छा हुआ आपने बना दिए। बहू ये लड्डू तेरे लिए नहीं, तेरी सौतन के लिए है। वो क्या है ना कि वो पेट से है, तो इस समय उसका जो भी खाने का मन करे उसे देना चाहिए, इसलिए उसने कहा था तो मैंने बना दिए। ये मेरी खरीदी हुई सौतन मुझे कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ रही है। आज मेरी सास से मोती चूर के लड्डू बनवा रही है, कल न जाने क्या क्या करवाएगी। कुछ समय बाद ललिता वहाँ से चली जाती है और सीधे अपनी सौतन के कमरे में जाती है, जहाँ वो अनुज को अपनी सौतन को गले लगाए देखती है, जिसे देखकर वो रोती हुई अपनी सास के पास जाती है और उसे सब बात बताती है, जिसे सुनकर माला कहती है, बहू अब रोने से क्या फायदा, ये दुख तूने अपने नसीब में खुद ही लिखा है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि देखियो कहीं तुझे तेरी ये लाई हुई सौतन महंगी ना पड़ जाए। माला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर ललिता चिंता में पड़ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ उसकी सौतन बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म देती है, जिसके बाद ललिता के घर वाले उसकी सौतन को और मानने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज ललिता की सौतन अपने बच्चे को लेकर हॉल में बैठी थी। तभी ललिता वहाँ आकर कहती है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रही हो, जमीन पर आ जाओ, भूलो मत, ये बस कुछ दिन की चांदनी है और तुम्हारा काम पूरा होते ही मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज दूंगी, समझी? आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला मैं अपने परिवार और घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अब तो मैं यही रहूंगी सबके साथ। ये क्या बकवास है? मैंने तुम्हारी शादी अपने पति के साथ सिर्फ एक बच्चा पाने के लिए करवाई है। बच्चा देकर तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओगी। मुझे आपके पति, सॉरी हमारे पति से बहुत प्यार हो गया है और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे तो लगता है इस घर से जाने का समय आपका आ गया है। हे भगवान, इसकी बातों से तो लग रहा है कि आगे चलकर मेरी खरीदी हुई सौतन मुझे और भी महंगी पड़ जाएगी। मैं बहुत जल्द तुम्हें इस घर से रफा दफा कर दूंगी। कोशिश करके देख लो। ललिता की सौतन इतना कहकर बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और परिवार वालों का अपनी सौतन की तरफ झुकाव देखकर ललिता को बहुत गुस्सा आता है। तभी एक रोज वो गुस्से में अपनी सौतन के कमरे में जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे नीचे हॉल में लाती है। उसकी ये हरकत देखकर अनुज और माला दंग रह गए थे। तभी ललिता अपनी सौतन से कहती है, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें खरीद कर लाई हूँ। तुम सिर्फ मेरी खरीदी हुई सौतन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। शायद आप ये भूल रही हैं कि आपने खुद अपने पति की शादी मेरे साथ करवाई है, जिसके नाते मैं उनकी पत्नी और उनके बच्चे की माँ दोनों हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को अनुज की पत्नी बता रही हो। अनुज जी की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, ये बच्चा भी मेरा है। आपके थे, अब आपके पति और इस घर पर मेरा हक है। बहुत सुन लिया मैंने आपका, अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी, वरना मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और अपने पति को भी अपने साथ ले जाऊंगी। कौन पति? कैसा पति? उस झूठी शादी को असली मान रही हो क्या? वो सब तो बस एक दिखावा था, कल को कोई मेरे बच्चे पर उंगली ना उठा सके इसीलिए। और ये क्या मेरा बच्चा बोले जा रही हो? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा मेरा और अनुज का है। इस बच्चे को पैदा करने के लिए ही मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी, समझी तुम? कैसे भूल सकती हूँ कि आपने मेरी गरीबी के चलते मेरा मोल लगाया था। अब मैं अपने बच्चे को आपको देकर अपने बच्चे का मोल नहीं लगाने दूंगी। आप लोग सुन नहीं रहे कि ये क्या बोल रही है? आप लोग ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? और अनुज जी, आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, फिर आप मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं? मैंने खुद तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दी है, बल्कि तुमने अपना हक, अपनी जगह, अपना पति, अपना सब कुछ अपनी खरीदी हुई सौतन को दे दिया है। और अगर अब वो अपने हक की बात कर रही है तो इसमें गलत क्या है?
अनुज बिल्कुल सही कह रहा है। तेरी खरीदी हुई सौतन ने हमें वो सुख दिया है जो तू कभी नहीं दे पाई, इसलिए वो बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है। इस घर पर उसका भी उतना ही हक है जितना तेरा है, और शायद तेरे से ज्यादा ही है, क्योंकि उसके पास इस घर का वारिस है। ये मैंने क्या कर दिया? अपना सब कुछ अपने हाथों बर्बाद कर दिया। हे भगवान, माँ जी की कही बातें सच हो गई। मेरी खरीदी हुई सौतन मुझे सच में महंगी पड़ गई। मैं अपने ही घर में पराई हो गई। माँ जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अब इससे पहले ये किसी और चीज पर कब्जा करे, मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। ललिता इतना कहकर अपनी सौतन का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे दरवाजे की तरफ ले जा रही थी। तभी अनुज ललिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका हाथ छुड़वाते हुए कहता है, ये कहीं नहीं जाएगी। अपनी सौतन खरीद कर लाना तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन इस घर से जाना या ना जाना ये मेरी मर्जी से होगा। और मैं कहता हूँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये अब इस घर से कहीं नहीं जाएगी। होगी ये तुम्हारी सौतन, लेकिन अब मेरे लिए ये मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की माँ है। आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझसे प्यार करते थे ना? तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुमने तो प्यार ही प्यार का दाम लगा दिया। मैंने कभी तुम्हें बच्चा ना होने पर कोई ताना नहीं मारा, हमेशा तुमसे प्यार करता रहा। और तुमने क्या किया मेरे साथ? लेकिन अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा मैं। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, दरवाजा खुला है। लेकिन अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी खरीदी हुई सौतन के साथ ही रहना पड़ेगा। अनुज इतना कहकर ललिता की सौतन का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है और उसकी बातें सुनकर ललिता रोते हुए अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। और इस तरह ललिता को अपनी खरीद कर लाई हुई सौतन सच में महंगी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।